नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा के लिए हम जो जनरल अवेयरनेस की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, उसका जो अगला भाग है भाग 6, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का भाग 6 जो है इसमें हमने कौन कौन से और बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है कब लगाया गया था, आपको बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध आपको लगाया गया था सन 1829 ईस्वी में। डेट आपको याद रखनी है, सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस गवर्नर जनरल को भी आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के द्वारा जो है और सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था सन 1829 में। तथा भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए जो बहुत ज़्यादा योगदान था, किसके द्वारा दिया गया था? तो राजा राम मोहन राय ने जो है इस दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य किया था। सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में जो राजा राम मोहन राय थे, उनका योगदान जो है बहुत ही ज़्यादा था। तो राजा राम मोहन राय का नाम भी आपको याद रखना है। तथा गवर्नर जनरल कौन था जिसने इस पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। वर्ष कौन सा था? तो 1829। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किसके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, आपको बताना है। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी सन 1839 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बीरबल का वास्तविक नाम था यहाँ पे महेश दास। आप ध्यान दीजिएगा, महेश दास जो था बीरबल का यह वास्तविक नाम था। वहीं विष्णुगुप्त किसका नाम था? तो कौटिल्य का। कौटिल्य जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, कौटिल्य या इसको चाणक्य कह लीजिए, इसका एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। इसे आप ध्यान दीजिएगा। और आत्मारंग पांडुरंग किसका नाम था? तो तात्या टोपे का। तात्या टोपे का जो है अन्य नाम था आत्मारंग पांडुरंग। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने, भूलने नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कौटिल्य की एक फेमस पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो आपको बताना है कि जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध किससे है? राजनीति से है, प्रशासन से है, या अर्थव्यवस्था से है? तो कौटिल्य की जो फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसका संबंध है पॉलिटिक्स से, यानी कि राजनीति से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पॉलिटिक्स से संबंधित आपकी जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की पुस्तक, वह। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और स्टैगफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, आपको बताना है। जो स्टैगफ्लेशन होता है इसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? जब स्टैगफ्लेशन हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है तो उस स्थिति में उच्च बेरोजगारी होती है और उच्च मुद्रास्फीति दोनों देखने को मिलती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी ये दोनों देखने को मिलती हैं स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए आपका 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आर्टिकल 17 यानी कि आपका जो अनुच्छेद 17 है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से? तो फंडामेंटल राइट्स का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 17। इसका संबंध है समानता के अधिकार से, यानी कि राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है आपका अनुच्छेद 17। राइट टू इक्वलिटी के अंदर कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18। आप ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जितने भी आर्टिकल हैं वे राइट टू इक्वलिटी यानी कि किसके अंतर्गत आते हैं? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा वही 17 आर्टिकल किससे संबंधित है? तो अनटचेबिलिटी से। किससे संबंधित है? तो अनटचेबिलिटी से संबंधित आपका आर्टिकल 17 से आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित, यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया होता है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आर्थिक सर्वेक्षण का संबंध होता है वित्त मंत्रालय से, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तथा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है इसको तैयार कौन करता है? तो हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, उसके द्वारा जो है इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसका संबंध होता है वित्त मंत्रालय से। आपको बताना है कि जो संविधान संशोधन किया जाता है वह इसका जो विधेयक होता है निम्नलिखित में से कहाँ पर लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में?
तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक होता है यह लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो जनक है यह किसको कहा जाता है। तो विद्युत चुंबकत्व का जो जनक है कहा जाता है माइकल फैराडे को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, माइकल फैराडे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी गंगा नदी की बाईं तट की सहायक नदी है। तो गंगा की बाईं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना हो गई, सोन हो गई, महानदी, यानी कि तीनों नदियां जो हैं गंगा की बाईं तट की सहायक नदियां, यानी कि ऑप्शन आपका जो सही है डी है, तीनों सही आपका हो जाएगा, यमुना, सोन और महानदी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्य काल कहाँ से लिया गया है, यानी कि जो आपका 0 आवर होता है इसका, भारत में जो सेशन होता है 0 आवर का, यह कहाँ से लिया गया आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, शून्य काल का संबंध भारत से, ये भारत का यह नवाचार है, संसदीय प्रणाली का यह नवाचार है 0 आवर। 0 आवर कब से कब तक होता है? तो 12 से लेके 1 बजे तक का जो टाइम होता है हमारे पार्लियामेंट में, हमारी संसद में 12 बजे से लेके 1 बजे तक का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं शून्यकाल, तथा यह भारत की ही देन है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो मास होता है किसी वस्तु का, द्रव्यमान जो होता है हम हमेशा हर जगह स्थिर रहता है, यानी कि समान रहता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वही रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा, रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, सॉरी। तो रासायनिक नाम क्या होता है सेंधा नमक का? तो सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ब्रोमीन का प्रतीक आपसे पूछा जा रहा है, सिंबल ऑफ ब्रोमीन आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए Br, जो होता है यह सिंबल होता है ब्रोमीन का। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ठोस अवस्था का जो रूपांतरण है सीधा गैस अवस्था में हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो कई बार पूछा भी गया है। तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जो ठोस होता है वह डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, आपको बताना है कि जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह जो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में, तथा यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। आप ध्यान दीजिएगा, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। वर्तमान में 3 नए टाइगर रिजर्व भारत में बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या भारत में 53 हो गई है। ये 53 आपको याद रखने हैं, आप भूलने नहीं है। लेटेस्ट के जो 3 मैं आपको बता दे रहा हूँ। 51वां बना है तमिलनाडु राज्य में श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलई, 52वां बना है राजस्थान में रामगढ़ विषधारी, और लेटेस्ट 53वां बना है आपका गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। तो आपको तीनों जो लेटेस्ट के आपको कम से कम तो याद ही रखने हैं। तमिलनाडु में श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व, राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी, और छत्तीसगढ़ में बना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो वर्तमान भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या टोटल कितनी हो गई है? तो 53 टाइगर रिजर्व भारत में हो गए हैं। तो इनको आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है। तो हमारे शरीर का जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रक्त का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पे 4 ईंधन आपको दिए गए हैं। इन 4 ईंधनों में से सबसे कम जो पर्यावरणीय प्रदूषण है कौन सा ईंधन फैलाएगा आपको बताना है। तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। जो हाइड्रोजन है यह सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि मराठा किंगडम का संस्थापक कौन था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है छत्रपति शिवाजी को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, छत्रपति शिवाजी, यानी कि ऑप्शन ए आप ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे जो होता है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो होता है आपका प्रतिवर्ष 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी 100% सही है। हाल ही में 2018 का जो टाइगर सेंसस हुआ था उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उसके अनुसार भारत में जो है बाघों की संख्या सर्वाधिक है। इसे आप याद देखिएगा, वर्तमान समय में दुनिया के जो 70% बाघ हैं वो केवल भारत में पाए जाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि बाघों की जो संख्या है
भारत में सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में टोटल भारत में बाघ हैं 2967। ये डेटा आपको याद रखना है। 2018 के सेंसस के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कुल हो गई है 2967। इनमें से सबसे ज़्यादा बाघ आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में 526, सेकंड नंबर पे कर्नाटक है 524, चौथे नंबर पे उत्तराखंड है 442, जिसे आप याद रखिएगा। तथा इसके बाद आपको मिलेंगे अन्य भी आप याद कर लीजिएगा, लेकिन शुरू के तो 3 आपको याद ही रखना है। मध्य प्रदेश में 526 सबसे ज़्यादा बाघ है, कर्नाटक में 524 सेकंड नंबर पे, उत्तराखंड में थर्ड नंबर पे 442 बाघ है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो टोटल संख्या कितनी है? तो 2967। तो एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखना है। तथा दुनिया के जो 70% बाघ हैं ये भारत में पाए जाते हैं। तथा एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से बाघों को ट्रैक किया जाता है। इस एप्लीकेशन का नाम है एम स्ट्राइप। इसे भी आप याद रखिएगा। जो एम स्ट्राइप एप्लीकेशन है इसके जरिए बाघों को जो है ट्रैक किया जाता है। तथा प्रतिवर्ष जो बाघ दिवस है 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? भारत में प्रवेश करने वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी जो विक्षोभ है यह कहाँ से उत्पन्न होता है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है यह आपका मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। तथा यह धीरे धीरे भारत बढ़ते ये भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच जाता है। तथा ये भारत का जो पश्चिमी एरिया होता है, जैसे पंजाब का एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हो गए, यहाँ पे जो है जाड़ों के मौसम में वर्षा कराता है ये पश्चिमी विक्षोभ। तो इसे आपको याद रखना। यह इसकी जो उत्पत्ति होती है यह होती है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी से। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में जाड़ों में वर्षा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सेंट जॉर्ज फोर्ट की जो स्थापना है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस जगह पर की गई थी? तो सेंट जॉर्ज फोर्ट की जो स्थापना है और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मद्रास में की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, मद्रास। वही कलकत्ता में कौन सा किला बनाया गया था, कौन सा फोर्ट बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम जो था आपका बनाया गया था कलकत्ता में, और सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया गया था कहाँ पे? तो मद्रास में। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला जो संगीत संग्रहालय बनाया गया तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल कहाँ पे बनाया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल बनाया गया हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, हरियाणा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रोवर्स कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो रोवर्स कप का आपका संबंधित फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में किस बैंक के अध्यक्ष हैं? आपको बताना है। तो वर्तमान में जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो चेयरपर्सन है, जो अध्यक्ष वो हैं दिनेश कुमार खारा। तथा SBI का जो राष्ट्रीयकरण था, नेशनलाइजेशन वह किया गया था 1955 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सभी प्रश्न जो है आपकी MTS की परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ट्रांसजेंडर, या करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके है। तो ट्रांसजेंडर के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ट्रांसजेंडर के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा आपको बताना है कि जो कुंभ मेला है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया? यानी कि जो यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है उसमें कुंभ मेले को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, कुंभ मेले को जो है यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में 2017 में जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा हाल ही में जो यूनेस्को है इसके द्वारा जो है भारत के 2 स्थानों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। तो भारत का जो 39वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। तथा भारत का जो 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो बनाया गया है धौलावीरा कच्छ में, जो गुजरात में पड़ता है। ये 2 इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो करंट अफेयर्स का सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सैफाली वर्मा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से, जो सैफाली वर्मा है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारत की पहली महिला है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा आपको बताना है कि प्रतिवर्ष जो डॉक्टर दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष डॉक्टर्स दिवस मनाया था आपका 1 जुलाई के दिन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष डॉक्टर्स दिवस जो होता है यह 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। तो भारत में आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका संबंध किस अनुच्छेद किस आर्टिकल से है?
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध आपको मिलेगा अनुच्छेद 44 से, यानी कि आर्टिकल जो 44 है यह संबंधित आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तथा इस आर्टिकल को लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो गोवा एकमात्र राज्य भारत के जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये किसको अपना इस्तीफा देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को, तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है, तो रक्तचाप के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रीनल ग्लैंड, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मिलेंगे आपको के वेणुगोपाल, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो के वेणुगोपाल हैं ये वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, तथा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनको क्या कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारत सरकार का जो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है उसको हम कहते हैं भारत का अटॉर्नी जनरल। तथा वर्तमान में ये कौन है, तो के वेणुगोपाल। तथा कौन से आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, तो आर्टिकल 76 अनुच्छेद जो आपका 76 होता है इसके तहत जो है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा ऑप्शन बी में आपका जो मनोज सिन्हा दिया गया है वर्तमान में क्या है, तो मनोज सिन्हा वर्तमान में है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी हैं कहाँ के, तो जम्मू और कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। और सीएजी हमारे वर्तमान में कौन है, तो ऑप्शन सी आपका जो दिया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन सी वाले जो व्यक्ति हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में हमारे सीएजी हैं। तथा सीएजी से जुड़ा आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 148 यानी कि 148 जो आर्टिकल हमारे संविधान का है यह सीएजी से संबंधित है। और सीएजी हमारे वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो यह हमारा 6 नंबर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट जो था उसको हमने यहाँ पे पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। इसके अगले भाग को हम जल्दी आप तक पहुँचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।